हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो दोस्तों, सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम बात करते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम। तो जैसे देखिए, ये पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, कब से कब तक चला था? तो ये चला था 21 अप्रैल 15 से 26 तक। 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था। और ये पक्ष कौन थे, बाबर ने किसके साथ युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसका परिणाम निकल के आया था कि बाबर, ये भी राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं नंबर 20, फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं बिगवाना झील। दोस्तों, बात करते हैं बिगवाना झील, ये भी राजस्थान का है। अब ये है लोकट झील। लोकट झील ये है मणिपुर, एकमात्र ऐसा झील है जो मणिपुर में स्थित है। लोकट झील ये मणिपुर में स्थित है। दोस्तों, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो हमारा ऑप्शन देखते हैं। देखिए कि बस कुछ ही सेकंड में ये सवाल हल हो गया है। तो सामने देखिए और उसका उत्तर का जवाब दीजिए। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण और चौथा ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, सॉरी उत्तर पश्चिम, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सवाल क्या है, दक्षिण पश्चिम कहो या दक्षिण पश्चिम कहो या फिर पश्चिम दक्षिण कहो। ये दिशा जो है इसे दक्षिण पश्चिम भी कर सकते हो और पश्चिम दक्षिण भी कर सकते हो, क्योंकि ये पश्चिम से दक्षिण में हो जाएगा और ये दक्षिण से पश्चिम में हो जाएगा। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही है। तो उसी प्रकार से बिना समय गंवाए हम अपने दूसरे सवाल पर ध्यान देते हैं। तो सामने देखिए और सवाल को ध्यान से देखिए, समझिए और उसका उत्तर दीजिए। तो हमारा दूसरा सवाल कह रहा है पी के अपेक्षा पी के दक्षिण पश्चिम में क्यों है? क्यू के पूरब में और पी के दक्षिण पूरब में आर है। क्यू और पी की सीध में, लेकिन आर के उत्तर में एस है। बताइए कि पी के किस दिशा में एस स्थित है? तो ये सवाल ध्यान दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की हमारी एक छोटी सी शायरी है जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए, जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले, तो समझ लेना कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर रखा है। तो समझ लेना कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर रखा है। अपने हक के लिए वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उसे औरों की खुशियों की फिक्र है। क्योंकि उसे औरों की खुशियों की फिक्र है। हेलो
आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आप सब आज पढ़ेंगे भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देश, लंबाई और किलोमीटर, सीमा से संबंध, भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहले नंबर 1 है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4,996.7 किलोमीटर। यह है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल से ये सीमा से संबद्ध है। उसी प्रकार आप बात करेंगे, ये नंबर 2 है चीन। चीन का है 3,488.0 किलोमीटर। इसका सीमा है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, उसी प्रकार अब बात करेंगे पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान का है 3,323.0 किलोमीटर। ये है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल का लंबाई है 1,751.0 किलोमीटर। ये इसका सीमा है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड या उत्तराखंड। अब बात करते हैं हम म्यांमार की। म्यांमार की सीमा है, लंबाई और किलोमीटर है 1,643.0 किलोमीटर। अब ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूटान की। भूटान 699.0 किलोमीटर। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल व अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं हम लास्ट और अंतिम अफगानिस्तान। ये है 10,600 किलोमीटर। 1,006.0 किलोमीटर। लद्दाख, पार्क अधिकृत। ये कुल टोटल 15,106.7 किलोमीटर है। यानी ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 7 देशों का मिलाकर टोटल हुआ 15,106.7 किलोमीटर। दोस्तों, ये नोट है भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगले दिन मैं एक नई वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लीज उसके लिए आप सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दिशा और दूरी।
आज का सवाल रीजनिंग के विषय में दिशा और दूरी का सवाल है। तो आज हम देखते हैं कि आप सब ये सवाल कितने आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा ये पहला सवाल है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? हमें P एवं Q के बीच की सरल रेखा को ज्ञात करना है और उसकी दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 60 मीटर दक्षिण पूरब, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम और फिर है 50 मीटर दक्षिण पूरब। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि सवाल क्या है। तो पहले प्रकाश ने बिंदु P से चलना प्रारंभ किया, यानी ये बिंदु है जिसका नाम P है, यानी ये बिंदु P के नाम से दर्शाया गया है। P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर गया, ये हमारा 40 मीटर की दूरी हो गई, जो कि यहां तक गया। वो चलने के बाद बाएं मुड़ गया। सॉरी, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, हम बीच में समझाते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है जिसका नाम P बिंदु है। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रकाश ने यहां से चलने के बाद 40 किलोमीटर की दूरी तय की। चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया, यानी वो अपने बाईं ओर मुड़ गया, इधर वो मुड़ गया और 30 मीटर चला, लगभग 30 मीटर चला। तो ये उसका 30 मीटर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। चलकर बिंदु Q तक पहुंचा, ये बिंदु Q है। Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? तो इन दोनों के बीच की सरल रेखा पूछी गई है। सरल रेखा की दिशा क्या है और इसकी दूरी कितनी है? तो ये इसकी दिशा क्या है, तो हम देखते हैं इसका दिशा क्या है। ये था दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से इसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है 60 मीटर दक्षिण पूरब, दूसरा है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम और तीसरा है दक्षिण पूरब। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? दक्षिण पूरब है, क्योंकि यहाँ होता तो ये दक्षिण होता और ये बीच बीच में है। जैसे ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये है पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण। इसमें 4 दिशाएं और हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब और ये है पश्चिम दक्षिण। तो ये क्या है? हमारी दिशाएं दक्षिण पूरब। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, दक्षिण पूरब। ये दूसरा सवाल है। तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है, मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली और बाएं
मुड़कर 20 मीटर गई। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो ये हमारा 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशाएं कितनी हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये 4 दिशाएं हैं। तो अब हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो मेरा सवाल क्या कह रहा है? मीनू अपने घर से पूरब की ओर, यानी मीनू यहाँ कहीं है, वो अपने घर से, इसका घर, मीनू का घर ये है और पूरब की ओर 25 मीटर चली, 25 मीटर पूरब की ओर चली। बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, लगभग यहाँ तक, ये 20 मीटर चली। तो अब सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो वो इधर मुड़ गई है। 15 मीटर चली, तो ये हो गया 15 मीटर। उसके बाद चली और फिर बाईं ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गई। 20 मीटर चली, यानी जितनी दूरी ये इधर गई थी ऊपर की तरफ, उतनी दूरी नीचे की तरफ आ गई, 20 मीटर। अब वो यहाँ पहुंच चुकी है, 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो उसका घर, ये है उसका घर और वो यहाँ पर है। तो सवाल कह रहा है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी वो अपने घर से पूरब दिशा में है। इस चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज सामने देखिए। तो ये पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूरब और चौथा है पश्चिम। तो मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है, यानी ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और आ गया है तो भी बताइए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सामने देखिए। तो ये है आज नंबर फर्स्ट है पूरब दिशा, जिसमें उत्तर वैदिक शब्द को, मतलब शब्द में देश को क्या कहा जाता था? प्राची कहा जाता था। और राजा का नाम क्या होता था? सम्राट होता था। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। नंबर 2 है पश्चिम दिशा, जिसमें
शब्द को, उत्तर वैदिक शब्द को प्रातीची, प्रातीची। और राजा का नाम सौराष्ट्र होता था। राजा का नाम क्या होता था? सौराष्ट्र होता था। उसी प्रकार अब ये नंबर 3 है उत्तर। उत्तर में उदीची, उदीची शब्द होता था और राजा का नाम विराट होता था। राजा का नाम विराट होता था। सामने देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और नंबर 4 है मध्य। मध्य में भी उदयची कहा जाता था। राजा को उदयची भी, उदीची, और राजा का नाम राजा होता था। उसी प्रकार हम सामने देखते हैं। अब ये नंबर 5 है जो कि दक्षिण था, दिशा दक्षिण थी और यहाँ भी उदीची, उदीची शब्द का प्रयोग किया जाता था और राजा का नाम यहाँ पर भोज होता था। जैसे कहीं पर राजा कहा जाता है तो कहीं पर सम्राट, तो यहाँ पर क्या कहा जाता था? भोज। तो आज की हमारी टॉपिक यही समाप्त होती है। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं गाइज, मैडम में तो पढ़ाने के साथ साथ दबाने और दिखाने का भी टैलेंट भरा हुआ है मैडम में। रुको जरा, सब्र करो। तो मैडम के वीडियो को व्यू क्यों ना जाएगा? क्योंकि हम सब निकम्मे जो बैठे हुए हैं ना देखने के लिए मैडम को, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ तो फुल एंजॉय कराती है मैडम। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद। मैडम जी एक बात सुन लीजिए आप, ऊपर से 32 से नीचे के 36, बीचवे में 24 बुझाता है कि ना भाई? बुझा दे। तो गाइज, पहले मैं इतिहास विषय में बहुत कमज़ोर था, फिर इन मैडम से पढ़ना शुरू किया, साला खुद ही कमज़ोर हो गया हो। मैडम का फॉलोवर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैडम एक बार कपड़ा उतार कर तो वीडियो बना कर देख, एक रात में मिलियन क्रॉस हो जाएगी। गाइज, ज्ञान मिले पर ना इनको संस्कार मिले, लड़का पढ़े या ना पढ़े पर मैडम छिनार ना मिले। पैसा कमाने के चक्कर में इन टीचरों को बर्बाद मत कर, इससे अच्छा तू कोठा पर चले जा, हजारों का रोज कमाएगी। गाइज, आप कसम खा के बोलो मैडम के वीडियो में आपने क्या पढ़ा और क्या दिखा है आपको, वही कमेंट कीजिएगा प्लीज़। तो गाइज, हर किसी में टैलेंट नहीं होता है, मैडम के पास टैलेंट है तभी तो आया है। भले पढ़ाने की वजह से ही आया लेकिन दिखा कुछ और रही है। भाई कुछ भी हो लेकिन माल तो टॉप है। शाबाश बेटा। ऊपर से 32 से नीचे के 36, बीचवे में 24 बुझाता कि ना? ए गोरिया अब हाय गोरी हमरा गन्ना के रस तनी बूढ़ी में सही सही जाता कि ना? साथ भी एक चूतिया आया हुआ है। चूतिया है। तो गाइज, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई है। तो बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, बहादुर शाह। बहादुर शाह का सम्राट कब से कब तक था? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह ने शासक किया था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 2। तो सामने देखिए प्लीज, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं शाहदार शाह। नंबर 2 है शाहदार शाह, जो कि 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। इसका सम्राट 1713 ईस्वी तक था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 3। प्लीज सामने देखिए तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो नंबर 3 है फर्रुखसियार, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक
शासक किया था। 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं, प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह। नंबर 4 है मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1719 से 1748 तक इसका सम्राट था। अब हम बात करते हैं, नंबर 5 है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1748 से 1754 तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि है आलमगीर सेकंड। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम बात करते हैं आलमगीर सेकंड, जो कि 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम आगे बात करते हैं, प्लीज सामने देखिए, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है अब शाह आलम सेकंड, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका शासक था। आगे अब हम बात करते हैं, प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब ये है अकबर सेकंड, जो कि 1806 से 1837 वर्ष तक 1837 तक इसने शासक किया था। कब तक शासक किया था? 1806 से 1837 तक इसने शासक किया था। अब हम आगे बात करते हैं, यह है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। कब तक शासक किया था? हमारा लास्ट टॉपिक है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए हौसले और उम्मीद के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आप सब हमारे साथ बने रहिए। आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख फसलें, विश्व की प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। चलिए हम शुरू करते हैं, आप सब बने रहिए हमारे साथ। ये पहले है खनिज, उसके बाद प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। लोहा चीन में प्रथम स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया में द्वितीय स्थान पर है, ब्राजील में तीसरे स्थान पर है। तांबा चिली में प्रथम स्थान पर और पेरू में द्वितीय स्थान पर, चीन में तृतीय स्थान में। मैग्नीज चीन में प्रथम स्थान पर और दक्षिण अफ्रीका में दूसरे स्थान में और ऑस्ट्रेलिया में तीसरे स्थान पर। अब बात करते हैं बॉक्साइट की। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया में प्रथम स्थान पर है और ब्राजील में दूसरे स्थान पर, चीन में तीसरे स्थान पर। अब बात करते हैं जस्ता की। जस्ता भी चीन में प्रथम स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे स्थान पर है और पेरू में तीसरे स्थान में। अब बात करते हैं सोना, जो कि सभी को भाता है। सोना चीन में प्रथम स्थान में, ऑस्ट्रेलिया में दूसरे स्थान पर, यूएसए में तीसरे स्थान पर। उसी तरह बात करते हैं चांदी की। सोना के बाद चांदी भी मैक्सो में प्रथम स्थान पर, पेरू में दूसरे स्थान पर और चीन में तीसरे स्थान पर। उसी प्रकार बात करते हैं कोयला की। चीन में इसका भी प्रथम ही स्थान है, यूएसए में दूसरा स्थान और भारत में तीसरा स्थान।
अब बात करते हैं यूरेनियम की। काजाकिस्तान में प्रथम स्थान, कनाडा में दूसरा स्थान और ऑस्ट्रेलिया में तीसरा स्थान। अब उसी प्रकार बात करते हैं ये खनिज तेल। खनिज तेल रूस में प्रथम स्थान और सऊदी अरब में दूसरा स्थान, यूएसए में इसका भी तीसरा स्थान है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस रूस में प्रथम स्थान, यूएसए में दूसरा स्थान, कनाडा में तीसरा स्थान। ये भारत कोयला एक ऐसा खनिज उत्पादक है जो भारत में इसका तीसरा स्थान है। दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और आप सब हमारे साथ बने रहे इसके लिए धन्यवाद। कल हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सामने देखिए और तभी आपको ये टॉपिक समझ में आसानी से आएगा। प्लीज सामने देखिए। देखिए ये आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है संगम वंश के प्रमुख शासक। क्या है? संगम वंश के प्रमुख शासक। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सामने देखिए तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगी। तो ये नंबर 1 है हरिहर वंश। हरिहर वंश ये सबसे पहले वंश था जो कि 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक चला था। उसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 था बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट वंश था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महिला के प्रेग्नेंट नहीं हो पाने के कारण। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निम्न कारण है जिसकी वजह से महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। 1. अनियमित पीरियड आना। 2. नशा करना। 3. पर्याप्त मात्रा में न सोना। 4. विटामिन डी की कमी। 5. ज्यादा उम्र होना। 6. मोटापा होना। 7. पुरुष में शुक्राणु की संख्या में कमी होना। 8. तनाव होना। 9. थायराइड की कमी होना। 10. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होना। 11. पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। 12. एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत और बर्तन। यानी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से संस्कृत में किस प्रकार का बर्तन का प्रचलन था। तो जैसे ये पहला है मालावा, जिसमें था काला तथा लाल। काला तथा लाल किस्म के बर्तन का प्रयोग किया जाता था, धातुओं के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार नंबर 2 है बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम संस्कृत में दूसरा यानी कोई दूसरा था जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था, दूसरा धातु था। अब बात करते हैं नंबर 3 जो कि है जोखो। जोखो में लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार है ये नंबर 4 है दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला दूसरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। चमकीला दूसरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार दोस्तों अब हम बात करते हैं ये नंबर 5 है पूर्वी नवपाषाण, जिसमें भूरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। तो ये आज का हमारा था संस्कृत और बर्तन के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम आज के अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत और बर्तन, यानी हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन से संस्कृत में किस प्रकार का बर्तन का प्रचलन था। तो जैसे ये पहला है मालावा, जिसमें था काला तथा लाल। काला तथा लाल किस्म के बर्तन का प्रयोग किया जाता था, धातुओं के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार नंबर 2 है बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम संस्कृत में दूसरा यानी कोई दूसरा था जिसका प्रयोग बर्तन के रूप में किया जाता था, दूसरा धातु था। अब बात करते हैं नंबर 3, जो कि है जोखो। जोखो में लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार है ये नंबर 4 है दक्षिण नवपाषाण काल में चमकीला दूसरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। चमकीला दूसरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं, ये नंबर 5 है पूर्वी नवपाषाण, जिसमें भूरा बर्तन का प्रयोग किया जाता था। तो ये आज का हमारा था संस्कृत और बर्तन के बारे में जानकारी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। फर्स्ट वंश था जो कि 1356 से 1377 ईस्वी तक चला था। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। प्लीज सामने देखिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3 है हरिहर सिकंद। ये था 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी। 1377 से 1304 ईस्वी। तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं, सामने देखिए तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो ये है नंबर 4 देवराय फर्स्ट, जो कि 1406 से 1422 ईस्वी तक शासन किया था। अब हम बात करते हैं नंबर 5 क्या है देवराय सेकंड। ये है 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैप द्वारा भारत का राज्य, कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो आज हम मैप से पढ़ेंगे भारत का कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो सामने देखिए तभी आपको इंटरेस्ट आएगा और आपको समझ में आएगा। तो सामने देखिए ध्यान से। आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहले कौन सा राज्य है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है ये जम्मू कश्मीर राज्य, उसके बाद है पंजाब, फिर है हरियाणा और है राजस्थान, उसके बाद है राजस्थान, फिर है गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। दोस्तों देखिए, ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा और फिर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है मैप द्वारा। तो गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र, उसके बाद है ये कर्नाटक और यहाँ दक्षिण पश्चिम तट पर राज्य पर है गोवा और फिर कर्नाटक के नीचे है केरल और उससे थोड़ा सा दक्षिण और पूरब में है तमिलनाडु राज्य। अब हम बात करते हैं ऊपर से, जैसे यहाँ से हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश है। ध्यान दीजिए तभी आपको समझ में आएगा। और सामने देखिए अब यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश से आगे है बिहार और बिहार के जस्ट समीप थोड़ा नीचे है झारखंड, उसके बाद ये सबसे बीच में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत के मैप का दिल भी कहा जाता है, धड़कन दिल कहा जाता है, क्योंकि भारत मध्य प्रदेश बीचों बीच में है, मैप के बीचों बीच में है, इसीलिए
मध्य प्रदेश को ये भारत का दिल कहा जाता है, तो उससे ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से थोड़ा पूरब साइड में जाएंगे तो पड़ेगा छत्तीसगढ़, और यहाँ सबसे नीचे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के थोड़ा ऊपर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से बीच में थोड़ा ऊपर साइड उत्तर दिशा में पड़ता है तेलंगाना। उसके बाद ये है उड़ीसा। उसके बाद ये बिहार तो हो गया है, झारखंड हो गया है। उसके बाद सामने देखिए और फिर आपको समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो देखते हैं झारखंड। झारखंड से यहाँ सबसे नीचे पश्चिम बंगाल पड़ता है। पश्चिम बंगाल से थोड़ा ऊपर बांग्लादेश पड़ता है। और अब हम बात करते हैं सबसे ऊपर यहाँ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश उत्तर और पूरब साइड में, सबसे पूरब में, भारत में सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। भारत में हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। कंपनी और स्थापना वर्ष, जैसे कि जो विदेश से या बाहर से कंपनियां आई हैं और हमारे भारत में उनकी स्थापना कब हुई है और कौन सी कंपनी किसके द्वारा स्थापित की गई है, हम इसके बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो पहला कंपनी है, ये है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना हमारे भारत में हुआ था 1498 ईस्वी। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1498 ईस्वी। प्लीज सामने देखिए। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। अब हम आगे बात करते हैं, तो उसके लिए आप सामने देखिए प्लीज। अब नंबर 3 है डच इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। तो ये नंबर 1, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। पहला है कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया। दूसरा है सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। जैसे चांदी का टका एवं तांबा का जीतल। नंबर 3 है एकता प्रणाली चलाई। इसने सबसे पहले एकता प्रणाली चलाई थी। तो सभी सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। चौथा है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। जो कि तुर्कान-ए-चिलियानी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? जो कि तुर्कान-ए-चिलियानी के नाम से जाना गया। 5वां कार्य है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। आप सब ठीक ही होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलें। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं
ये करम हो गया, और ये झील राज्य के केंद्र शासित प्रदेश, झील राज्य के केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये करम है झील, ये डल झील है। डल झील जम्मू कश्मीर, ये राज्य है, इसका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, और ये नंबर 2 है बुलर झील। बुलर झील का भी है राज्य जम्मू कश्मीर। ये बैरी नागा झील, नंबर 3 है बैरी नागा झील, ये भी है जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 मानस बल झील। मानस बल झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। अब बात करेंगे नंबर 5 शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नंबर 6 अंत नागा झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नागिन झील। आप सब नागिन दास तो सुने ही होंगे, तो आज पढ़ लीजिए नागिन झील। ये नंबर 7 है नागिन झील। ये भी है जम्मू कश्मीर। अब बात करते हैं नंबर 8 सात ताल झील। सात ताल झील सात झील का है राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड। अब बात करते हैं नैनीताल झील। आप सब में से बहुत सारे लोग नैनीताल तो गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो जाकर घूम के आइए। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अब ये नैनीताल है उत्तराखंड में। राकस ताल झील ये भी उत्तराखंड में है। पहाड़ों के इलाकों में घूमने की मजा ही कुछ और होता है। अब बात करते हैं नंबर 11 माला ताल झील, ये भी उत्तराखंड है। अब बात करते हैं नंबर 12 देवताल झील, ये भी उत्तराखंड में ही है। अब बात करते हैं नौपछिया ताल झील, ये भी उत्तराखंड में ही है। अब बात करते हैं खुरा ताल झील, ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अब ये नंबर 15 है
रंभर झील, ये है राजस्थान। ये राजस्थान में है। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ से नंबर 16 राजसमंद झील। इसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है राजस्थान। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 17 पिछौला झील, ये भी राजस्थान का है। अब बात करते हैं लुनकसर झील, ये भी राजस्थान का ही है। दोस्तों अब बात करते हैं हम नंबर 19 जैसलमेर झील, ये भी राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं नंबर 20 फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी राजस्थान का ही है। अब बात करते हैं डिडवाना झील। दोस्तों बात करते हैं डिडवाना झील, ये भी राजस्थान का है। अब ये है लोकट झील। लोकट झील ये है मणिपुर, एकमात्र ऐसा झील है जो मणिपुर में स्थित है। लोकट झील ये मणिपुर में स्थित है। दोस्तों ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक ही झील है जो मणिपुर में स्थित है। अब बात करते हैं पुलिकट झील। पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। देख लीजिए, ये पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित है। अब बात करते हैं हुसैना सागर झील, ये आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश। और ये है कोलूर झील, ये भी आंध्र प्रदेश में है। अब बात करते हैं चिल्का झील। चिल्का झील ये ओडिशा में है। एकमात्र ये झील है जो ओडिशा में स्थित है। ये चिल्का झील ये ओडिशा में स्थित है। अब ये है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है अल्फाबेट यानी वर्णमाला। टाइप 4 है शब्द PREDICAMENT के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि वैसे कोई शब्द नहीं बन सकता है तो अक्षर तो उत्तर X दे, और एक से अधिक वैसे शब्द बन सकते हैं तो उत्तर Y दे। तो हमारा ये सवाल कह रहा है कि इस शब्द में तीसरे, सातवें, आठवें
और 10वें अक्षर से अगर कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है तो उसका तीसरा अक्षर कौन सा अक्षर होगा। उसके बाद अगर कोई शब्द बन रहा है तो उसका उत्तर x दें और एक से अधिक बन रहा है तो उसका उत्तर y दे। यानी अगर एक बन रहा है तो x उत्तर देंगे और एक से अधिक बन रहा है तो उसका उत्तर y देंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं तो आसानी से समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। PREGNANT तो इसका तीसरा अक्षर क्या है ई और सातवां अक्षर क्या है ए। 1 2 3 4 5 6 7 सातवां अक्षर, उसके बाद आठवां और 9 10। आप देख सकते हैं कि E A M N ये हमारा पहला शब्द बना है और पहला शब्द का तीसरा अक्षर क्या है M। पहले शब्द का तीसरा अक्षर क्या है M। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी तीसरा अक्षर, 4 5 6 7 यानी सातवां अक्षर और आठवां, फिर ये 10वां अक्षर है तो इसका 10वां अक्षर ये होगा और 10वां अक्षर ये है। तो इसका तीसरा अक्षर कौन सा है देखिए तो कह रहा है अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी M होगा उसका तीसरा अक्षर। यदि वैसे कोई शब्द नहीं बन सकता है तो उत्तर x दें और एक से अधिक बन सकता है तो उत्तर y दें। यानी पहला शब्द ये बन गया है। अब दूसरा इसमें से कैसे बन सकता है कि M E T ये एक शब्द बन सकता है और दूसरा है जो दूसरा बन सकता है वो है T E M A। आप देख सकते हैं कि ये 3 शब्द बन सकते हैं। जैसे इसी शब्द से हमें कितने शब्द बना सकते हैं ये देखना है तो आप देख सकते हैं कि इस शब्द से जैसे EAMT यानी ये एक बार प्रयोग कर चुके हैं, अब दूसरी बार करेंगे तो जैसे E आगे है तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए META का प्रयोग कर दिए हैं। और फिर दूसरा है TEMA, इसका भी प्रयोग कर दिए हैं। अब देख सकते हैं आप सब कि इससे आगे कोई शब्द नहीं बन सकता है। तो क्या आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आया? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे कह रहा है शब्द PREDICAMNENT के तीसरे, सातवें, आठवें और 10वें अक्षर से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी इसमें पहला अक्षर तीसरा ये है और इसमें पहला अक्षर तीसरा M है और इसमें तीसरा अक्षर T है। तो X उत्तर दें और एक से अधिक बन सकता है तो उत्तर Y दें। तो यहाँ पर भी M है और यहाँ भी M है, लेकिन यहाँ पर T है तो हमें T से तो मतलब नहीं है क्योंकि उसका तीसरा अक्षर पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि M है। तो अब हम बात करते हैं कि अपना हम ऑप्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है।
तो आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन M है, दूसरा ऑप्शन N है, तीसरा E है और चौथा X है, पांचवा Y है। यानी हमारे पास एक से अधिक शब्द हैं जो कि इन शब्दों से मिलकर बने हैं। यानी हमारा Y ऑप्शन सही है, यानी पांचवा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, ये है इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, तो ये नंबर 1 है इसका कार्य। इसने कुतुब मीनार के निर्माण के कार्य को पूर्ण करवाया। कुतुब मीनार के कार्य को पूर्ण कराया। और नंबर 2 है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। सबसे पहले क्या किया, इसने अरबी सिक्के को जारी किया। जैसे इसमें था चांदी का टका एवं तांबे का जितला। नंबर 3 है इक्ता प्रणाली चलाई। इसने सबसे पहले इक्ता प्रणाली चलाई थी। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 था, इसने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो कि तुर्कन ये चिल्हल गानी के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया, जो तुर्कन ये चिल्हल गानी के नाम से जाना गया। तो उसी प्रकार अब हम बात करते हैं, ये नंबर 5 है, जो कि सर्वप्रथम दिल्ली के, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करना। किसका, अमीरों का दमन करना। और अब हम बात करते हैं दोस्तों मुगल वंश की। मुगल वंश की स्थापना कब की गई थी, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मुगल वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। 1206 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को ऐबक ने बनवाया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम ये देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी और हमें भी समझाने में अच्छा लगेगा। और अब सामने देखिए, तो ये है दक्षिण भारत, क्रम, प्रदेश, शासक, वर्ष और मुगल सेनापति। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की। नंबर 1 है, प्रदेश था खान देश। इसके शासक कौन थे, अली खान। वर्ष कौन सा था, 1591 ईस्वी। और ये मुगल सेनापति कौन थे, स्वच्छ से अधीनता स्वीकार, मुरादा अब्दुल रहीम खान खानवा। तो अब हम बात करते हैं नंबर 2, दौलताबाद। ये शासका कौन थी, चांद बीबी। वर्ष कौन सा था, 1599। इसके मुगल सेनापति कौन थे, मुरादा अब्दुल रहीम
खान खान खानवा खान, खान खान, अब्दुल फजल अकबर। अब हम बात करते हैं नंबर 3, अहमदनगर, बहादुर शाह व चांद बीबी। वर्ष कौन था? 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी था। और यहाँ के मुगल सेनापति कौन थे? मोहम्मद अब्दुल रहीम खान, अब्दुल फजल व अकबर, सेम वही थे। अब हम बात करते हैं असीरगढ़, मीरान बहादुर, यहाँ के शासक थे मीरान बहादुर। वर्ष कौन था? 1601 ईस्वी। यहाँ के सेनापति कौन थे? ये है वही वायरल हिस्ट्री टीचर मधु सिंह है। ये इन दिनों खूब चर्चा में है। चर्चा का विषय इनकी पढ़ाई का वाहियात तरीका है जो इनको दूसरे से निराला बनाता है। ये टीचिंग के नाम पर अश्लीलता फैला रही है। ये अश्लील कपड़े पहनकर इतिहास पढ़ाने का वीडियो बनाती है ताकि यूट्यूब में जल्दी फेमस होकर पैसे कमा सके। इसके खिलाफ यूट्यूब को कदम उठाना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ। आप लोग अपना विचार कमेंट पे दें। अगर आप लोग भी इसके खिलाफ हैं तो ये गंदगी को यूट्यूब से हटाने के लिए मेरा समर्थन करें। मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंच सके और लोग जागरूक हो। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हैं अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। तो आज हम विदेशी यात्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये है यात्री, देश, काल और शासक। यानी किस देश, कौन से यात्री आए थे, किस देश से आए थे, कौन सा काल था और शासक किसका था। तो अब हम नंबर 1 बात करते हैं। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो ये नंबर 1 है निको कोलो कोटा। ये देश था इटली और इसका काल था 1420 ईस्वी। शासक कौन थे? देवराय फर्स्ट। इनके शासक कौन थे? देवराय फर्स्ट। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगी। क्या था? निकोलो कोटी। ये थे इटली के और शासनकाल क्या था? शासक थे देवराय फर्स्ट। अब हम नंबर 2 का बात करते हैं, अब्दुल रज्जाक। क्या है? अब्दुल रज्जाक। ये कौन थे? फ्रांस। अब हम बात करते हैं, इनका शासनकाल क्या था? 1442 ईस्वी। 1442 में ये आए थे और किसका शासनकाल था? देवराय सेकंड। देवराय सेकंड का शासनकाल था। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 क्या था? न्यूनीज जो कि थे पुर्तगाल से आए हुए थे। इनका शासनकाल था, जब ये आए थे तो काल था 1535 ईस्वी में ये आए थे। शासक किसका था? अछूत वंश, अछूत राय का शासक था उस समय। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या था? डोमिंगा प्रसाय। ये था पुर्तगाल, इनका देश था। पुर्तगाल देश से आए हुए थे। इनका शासन काल था, किस शासन काल में आए थे? 1515 ईस्वी में। और शासन काल किसका था? कृष्णदेव राय का शासन काल था। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 है बाराबोसा।
बाराबोसा ये थे पुर्तगाल के और इनका भी शासनकाल 1515 से 1516 ईस्वी 15 से 16 ईस्वी था। और इनका शासक कौन थे जब ये आए थे? तो कृष्णदेवराय ही शासक थे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक और नए जोश के साथ आपके सामने आऊंगी। आप सब भी जोश भरे मुद्रे में आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लीज उसके लिए आप सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दिशा और दूरी। आज का सवाल रीजनिंग के विषय में दिशा और दूरी का सवाल है। तो आज हम देखते हैं कि आप सब ये सवाल कितने आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा ये पहला सवाल है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? हमें P एवं Q के बीच की सरल रेखा को ज्ञात करना है और उसकी दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 60 मीटर दक्षिण पूरब, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम और फिर है 50 मीटर दक्षिण पूरब। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि सवाल क्या है। तो पहले प्रकाश ने बिंदु P से चलना प्रारंभ किया, यानी ये बिंदु है जिसका नाम P है, यानी ये बिंदु P के नाम से दर्शाया गया है। P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर गया, ये हमारा 40 मीटर की दूरी हो गई जो कि यहां तक गया। वो चलने के बाद बाएं मुड़ गया। सॉरी, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, हम बीच में समझाते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है जिसका नाम P बिंदु है। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रकाश ने यहाँ से चलने के बाद 40 किलोमीटर की दूरी तय की। चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया, यानी वो अपने बाईं ओर मुड़ गया, इधर वो मुड़ गया और 30 मीटर चला, लगभग 30 मीटर चला। तो ये उसका 30 मीटर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। चलकर बिंदु Q तक पहुंचा, ये बिंदु Q है। Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? तो इन दोनों के बीच की सरल रेखा पूछी गई है। सरल रेखा की दिशा क्या है और इसकी दूरी कितनी है? तो ये इसकी दिशा क्या है? तो हम देखते हैं इसका दिशा क्या है। ये था दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से इसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये हमारा क्या है? पहला ऑप्शन है 60 मीटर दक्षिण पूरब, दूसरा है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम
और तीसरा है दक्षिण पूरब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? दक्षिण पूरब है, क्योंकि यहाँ होता तो ये दक्षिण होता और ये बीच बीच में है। जैसे ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये है पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण। इसमें 4 दिशाएं और हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब और ये है पश्चिम दक्षिण। तो ये क्या है? हमारी दिशाएं दक्षिण पूरब। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, दक्षिण पूरब। ये दूसरा सवाल है, तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है, मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली और बाएं मुड़कर 20 मीटर गई। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो ये हमारा 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशाएं कितनी हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूरब। ये 4 दिशाएं हैं। तो अब हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो भैया सवाल क्या कह रहा है? मीनू अपने घर से पूरब की ओर, यानी मीनू यहाँ कहीं है, वो अपने घर से, इसका घर, मीनू का घर ये है और पूरब की ओर 25 मीटर चली, 25 मीटर पूरब की ओर चली। बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, लगभग यहाँ तक ये 20 मीटर चली। तो अब सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर मुड़ गई। तो वो इधर मुड़ गई है। 15 मीटर चली, तो ये हो गया 15 मीटर। उसके बाद चली और फिर बाईं ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गई। 20 मीटर चली, यानी जितनी दूरी ये इधर गई थी ऊपर की तरफ, उतनी दूरी नीचे की तरफ आ गई, 20 मीटर। अब वो यहाँ पहुंच चुकी है, 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो उसका घर, ये है उसका घर और वो यहाँ पर है। तो सवाल कह रहा है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी वो अपने घर से पूरब दिशा में है। इस चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज सामने देखिए। तो ये पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूरब और चौथा है पश्चिम। तो मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है, यानी ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और आ गया है तो भी बताइए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और जय हिंद, जय भारत। सबको प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं एक वायरल वीडियो की जो सामने आ रही है यूट्यूब से। जी हाँ दोस्तों, मधु सिंह नाम की एक टीचर है जिन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोला था कुछ महीने पहले। उन्होंने जो वीडियोस पहले अपलोड की थी वो काफ़ी ठीक थी, लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा स्टाइल चेंज किया अपनी वीडियोस का कि ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी। आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं दोस्तों इनका जो स्टडी करवाने का तरीका है, वो ये कैसे स्टडी करवाती हैं, कैसे ड्रेसअप करके ये स्टडी करवाती हैं। इसी वजह से ये वायरल भी हो रही हैं। आपको दोस्तों ये पता होगा कि यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवाते हैं, उनमें से काफी सक्सेसफुल चैनल भी हैं। तो यूट्यूब से दोस्तों जल्दी सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स उल्टा हरकतें करते हैं और कई हथकंडे अपनाते हैं। उन्हीं में से दोस्तों मधु सिंह ने ऐसा हथकंडा अपनाया कि ये अभी चारों तरफ वायरल चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। आपके सामने जो क्लिप्स चल रही हैं, कुछ फोटोज चल रही हैं, ये उन्हीं में से एक है जिसमें जो मधु सिंह है वो पढ़ाई करवाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इनका जो अंदाज है, जिस तरह से इन्होंने ड्रेसअप किया हुआ है, वो काफी अलग तरह का ड्रेसअप है जो उन्होंने कर रखा है, जिसकी वजह से ये सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रही हैं और इनके ऊपर काफी मीम्स बन रहे हैं। तो आपका दोस्तों इनके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मधु सिंह नाम से ये जो चैनल बना हुआ है ये काफी पुराना है यूट्यूब पे, वैसे कम से कम 2-2.5 महीने पुराना चैनल है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ये वायरल हुआ है। तो वायरल होते ही दोस्तों इसके ऊपर जो वीडियोस के ऊपर व्यूज हैं काफी ज्यादा होने लगे हैं, लाखों में इसके व्यूज पहुंच चुके हैं। तो आप चेक कर सकते हैं और बताएं आपको ये कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं और वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है हम ये देखते हैं। तो दोस्तों सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक है हमारा बहमनी वंश के स्वतंत्र राज्यों का विवरण इस प्रकार है। तो नंबर 1 है, जैसे देखिए पहले क्रम है, फिर राज्य है, फिर वंश है, संस्थापक है और स्थापना वर्ष है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो नंबर 1 क्या है? बीजापुर। बीजापुर ये राज्य है। इसका वंश क्या था? आदिल शाही। इसके संस्थापक क्या थे? यूसुफ आदिल शाह। आदिल शाह, जो कि इसकी स्थापना कब हुआ था? 1489 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। अब हम बात करते हैं नंबर 2, अहमदनगर। अहमदनगर ये है निजामा शाही। निजामा शाही, इसके ये वंश निजामा शाही वंश का था और इसके संस्थापक थे मलिक अहमद। कौन थे? मलिक अहमद। और इसका स्थापना वर्ष क्या था? 1490 ईस्वी। 1490 ईस्वी। सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, बरार। बरार राज्य था और इसका वंश था इमाद शाही। वंश कौन था? इमाद शाही। और संस्थापक क्या थे? फतेह उल्लाह इमाद शाह। फतेह उल्लाह इमाद शाह। 1490 ईस्वी। स्थापना वर्ष कितना है? 1490 ईस्वी। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 4, गोलकुंड। गोलकुंड जो कि कुतुब शाह वंश का थे, कुतुब शाह वंश के थे और इसके संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। और स्थापना वर्ष कितना था? 1512 ईस्वी। कितना था? 1512 ईस्वी। तो अब हम बात करते हैं नंबर 5, बिराद। बिराद नहीं है, बिदर है और इसके संस्थापक थे बिराद शाही। बिराद शाही इसके संस्थापक थे और स्थापना ये संस्थापक कौन थे? अमीर उल बिराद।
और इसका स्थापना वर्ष था 1526 ईस्वी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक क्या था? बहमनी वंश के स्वतंत्र राज्यों का वितरण। तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।